स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल प्रेपेज पर। आज की इस वीडियो में हम जो आपके यहाँ पाठ है आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी जिसके रचयिता हैं उसके पाठ्य पुस्तक में आपके जो पीछे के प्रश्न है उसका उत्तर जानेंगे और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जयशंकर प्रसाद जी आपने व्याख्या में पढ़ा कि वो कविता लिखना चाह नहीं रहे थे, आत्मकथ्य अपने मन की बात को लिखना चाह नहीं रहे थे क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं। ऐसा क्या था उनके पास जिसको लोगों के सामने लिखें, क्या बताएंगे वो? क्योंकि उनका ये मानना था कि उनके जीवन में आज तक सुख नाम की चीज आई ही नहीं है। उन्होंने केवल खुशी का जो पल बिताया था अपने प्रेयसी के साथ बिताया था और किसी के साथ उन्होंने सुख का अनुभव किया ही नहीं। और फिर उन्हीं के तरह अनगिनत लेखकों के तो आत्म कथन जो है वह पहले से ही मौजूद हैं। उनको उन्होंने देखा कि बाकी लोगों ने केवल और केवल उनका उपहास उड़ाया। जब उनके दिल की बात, उनकी पर्सनल बातों को जाना तो आखिर वे क्यों बताएं। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि यदि मैं अपने दिल की बातों को बता भी देता हूं, अपना आत्मकथ्य लिख भी देता हूं, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि जिन मित्रों को मैं दुनिया के सामने सही बताता हूं वही गलत साबित हो जाए। ठीक, ये सब बातें आपने पढ़ा। अब उसी से संबंधित जो प्रश्न हैं आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ के पीछे, उनके प्रश्नों का उत्तर जानते हैं और एक एक करके सरल शब्दों में जानने के अभी प्रयास करेंगे कि क्या कुछ नया शब्द आया है। ठीक, पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? शुरुआत में ही हम आपको बताए कि जो कवि महोदय हैं वे नहीं चाहते हैं कि उनके जो निजी पल हैं वे लोगों के सामने आए। उनके जीवन में ऐसी कोई अच्छी बात नहीं है, ऐसा कोई खुशी का पल नहीं आया है जिसको वो लोगों के सामने ले आए, जिसे वह लोगों को बताएं। और इसके साथ साथ कहीं उनको इस बात का भी डर था कि ऐसा ना हो जाए कि जो मित्र आज मुझे इतना दबाव बना रहे हैं कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, अपने मन की बात को लिखूं, कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं आत्मकथा लिखने लग जाऊं तो उन्हीं की बातें आ जाएं और वही गलत साबित हो जाएं। उनका जो गलत है, जो उनकी गुप्त बातें हैं, जो जो हमारे लिए दुखदाई हैं, वह सबके सामने आ जाए। इन्हीं वजह से आत्मकथा लिखने से बचना चाह रहे थे। कौन? कवि महोदय जयशंकर प्रसाद जी। ठीक, उसके पहले आपको बता दें कि आत्मकथ्य यदि आपसे पूछ लिया जाता है, कहाँ है भाई, स्क्रीन इधर उधर हो रही है। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि आत्मकथ्य जो कविता है इसका शीर्षक कितना प्रासंगिक है, ये मेरा बहुत पसंदीदा प्रश्न है, तो आप कहेंगे क्योंकि पूरी कविता में आत्मकथा से संबंधित ही बातें की गई हैं, तो आप कहेंगे आत्मकथ्य का शाब्दिक अर्थ होता है अपने दिल की बात, अपने आत्मा की बात, अपने बारे में जानकारी देना। और पूरी कविता में कवि जो हैं वह अपने दिल की बातों को लिखने के लिए ही प्रयासरत हैं, लेकिन लिखना नहीं चाहते हैं, फिर भी वह कुछ बातें बताते भी हैं। इस बात से पूर्णतया स्पष्ट होता है कि आत्मकथ्य शीर्षक प्रासंगिक है। दूसरा आप कहेंगे कि इसका दूसरा अन्य शीर्षक क्या हो सकता है? तो जो अन्य शीर्षक होगा एक मैं बता दे रहा हूं, आत्मकथा लिखा ही गया है ना, दूसरा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अब आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला वाला प्रश्न हुआ है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि कवि के जीवन में ऐसा कुछ, देखिए, क्योंकि उन्हें नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य में ना जाने कितने महान पुरुषों के, लेखकों के जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। उनके साथ जो घटित हुआ है वो कुछ नया नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिनके आत्मकथन, जिनके जीवन की बातें मौजूद हैं, वे मुझसे भी मेल खाती हैं। और उन्होंने ये भी देखा है कि उन लोगों के बारे में जान करके बाकी अन्य लोगों ने उपहास ही उड़ाया है, तो फिर क्यों लिखें वे?
इसके बाद अगला क्या है उसी में, कभी अपना मजाक नहीं बनवाना चाहते, अपने प्रपंची मित्रों की असलियत दुनिया के सामने लाकर उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए मधुर पलों को उज्जवल गाथा के रूप में देखते हैं और वे उन निजी पलों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इतना ही जो मैंने बताया इतना ही पर्याप्त है, ये आप यदि इसको लिखेंगे गलत नहीं होगा, पॉइंट वाइज। ठीक है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? इसका मतलब कवि का यह मानना है कि ये समय नहीं है। क्या है कुछ देखते हैं। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कवि को लगता है कि उसके जीवन में अब तक कोई भी ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं हुई है, कुछ ऐसा नहीं घटित हुआ है, उनके जीवन में कभी खुश करने वाले क्षण आए ही नहीं है, कभी कुछ ऐसा मिला ही नहीं जिससे वो खुशी हो। फिर क्या वो अपनी वही दुख वाली बातें ही लोगों को बताए जिससे अन्य लोग प्रसन्न हो जाएं? यही वजह थी। आगे क्या है, जो दूसरों को बताने योग्य हो या जिससे कोई उसके जीवन से प्रेरणा ले सके। जब कोई ऐसी बात ही नहीं है तो आखिर क्यों? तथा आत्मकथा लिखकर कभी अपने मन में दबे हुए कष्टों को फिर से याद नहीं करना चाहता है, अपनी छोटी सी कथा को बड़ा आकार देने में वो असमर्थ है। ये महत्वपूर्ण कारण एक भी ये भी है कि जिन दुख के पल को बिता दिया है कवि ने, किसी तरह फिर से उनको लिखते समय याद करके वो दुखी हो जाए, ये वो नहीं चाहेगा। ठीक, अगला और है उसी में, उसके जीवन में देखिए सुख की प्राप्ति नहीं हुई, केवल एक ही बात है, उस कवि महोदय जो हैं जयशंकर जी, वे केवल अपनी प्रेयसी के साथ बिताए गए जो पल हैं उन्हीं को याद करते हैं और उन्हीं को वह स्मृति पाथेय मानते हैं। स्मृति पाथेय का मतलब होता है यादों का सहारा बना करके आगे बढ़ना। ठीक, पाथेय का मतलब होता है सहारा या मार्ग प्रशस्त करने वाला। तो केवल वही एक बात है जिसकी वजह से जो कवि हैं वह अपने जीवन में खुशी का अनुभव करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। देखिए आगे क्या है, अभी समय नहीं है अपने दुख भरे क्षणों को याद करने का क्योंकि उनका दुख इस समय शांत है, वह अभी थक कर सोया है। कभी अपने दुखद क्षणों को भूलना चाहते हैं और इस समय वह अपने दुखद अतीत को कुछ समय के लिए भूले हैं। यही वजह है कि फिर से दोबारा वह दुखी होना नहीं चाहते हैं। ठीक, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? अभी मैं जो बोल रहा था प्रश्न भी आ गया यहाँ। तो स्मृति का मतलब आप जान रहे हैं यादगार, पाथेय का मतलब मार्ग प्रशस्त करने वाला है, पथ दिखाने वाला, जो सहारा आप कह दीजिए। ठीक है, तो स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय क्या है? इसका मतलब यह कि कवि के जीवन में केवल और केवल उसकी पत्नी के साथ बिताए हुए मधुर पल ही हैं जो कि उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहारा देते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए, थोड़ा सा जीवन में जीवन जीने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। बाकी उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, वही वाली बात इसमें लिखनी है। क्या? पाथेय अर्थात सहारा। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय अपनी प्रिय की स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। कवि की पत्नी की मृत्यु युवावस्था में हो गई थी। अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए मधुर पलों की स्मृतियां ही वह कवि के जीवन में जीने का एकमात्र सहारा व मार्गदर्शक हैं। इसीलिए कवि उन्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं, उन्हें सिर्फ अपने दिल में संजोकर रखना चाहते हैं। जैसे थका हुआ यात्री शेष रास्ता देखते हुए अपनी मंजिल पा जाता है, वैसे ही कवि अपनी पत्नी की यादों के सहारे अपना शेष जीवन बिता लेगा। मनुष्य अपनी सुखद स्मृतियों की याद में अपना सारा जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक, ये वाली जो लाइन है ये पूरक लाइन है, आप इसको ना लिखना चाहें तो स्वतंत्र हैं। ठीक, अभी हमने जो पढ़ाया पहला वाला प्रश्न ये है आपके सामने, इसको नोट करिए, मैं थोड़ा साइड हूं, और इसके बाद ये वाला भी आपके सामने है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। ठीक है, भाव स्पष्ट करना है। क्या है? मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। ये उस समय की बात है जब कवि जो है वह अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए पल को बताते हैं कि बस थोड़े क्षण के लिए ही वे पल आए और फिर आए भी नहीं, आ करके चले गए। ठीक है ना? क्या है? प्रस्तुत पंक्तियां, हाँ,
कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता से ली गई हैं। ये हमने ये वाली लाइन यहाँ इसलिए लिख दिया क्योंकि जब भी आपको कहीं प्रश्न मिलेगा तो देखेंगे उस समय आप वहां पर केवल यही पंक्तियां लिखी रहेंगी। यदि आप इस वाली लाइन को लिख देते हैं तभी मान लिया जाएगा कि आपने पढ़ाई अच्छे से की है और आपको पता है कि कहाँ से आया है, ठीक है ना। बाकी यदि आप ना लिखना चाहें तो स्वतंत्र है, ठीक। यहां से उत्तर शुरू होता है आपका। उक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कभी भी वो दूसरे लोगों के जैसा सुखमय तथा आनंद रूपी जीवन व्यतीत करना चाहता था पर उसे सुख मिला नहीं। जिसकी वह कल्पना कर रहा था उसे सुख पाने का अवसर भी मिला पर वह हाथ आते आते चला गया। कब? जब उसके पत्नी की मृत्यु हो गई। केवल यही एक क्षण था उसके पास, थोड़े समय के लिए, जब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बिताया था, ठीक है ना। कह रहे हैं जिंदगी का अधिक समय वह व्यतीत नहीं कर पाए और मनुष्य के सपने कभी हकीकत नहीं होते। जरूरी नहीं कि सुख के सपने पूरे साकार हों। कभी इन पंक्तियों के जरिए यह बताना चाहते हैं कि जीवन में सुख क्षणिक है। देखिए ये एक प्रकार से व्याख्या हुई है। आप ये कहेंगे इसका जब भाव स्पष्ट करने की बात आएगी तो अंतिम पंक्तियां इसका मुख्य उत्तर है कि इन पंक्तियों में कवि यह बताना चाहते हैं कि जीवन में सुख क्षणिक है। जिस प्रकार से उनकी पत्नी की युवावस्था में मृत्यु हो जाने के पश्चात फिर कभी उनके जीवन में सुख नहीं आया, उसी समय की पंक्तियां हैं, ठीक। अगला है जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाय। देखिए अपनी प्रेयसी की याद में कितना खो गए हैं, ये तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं, ये अपने प्रेयसी को भूल नहीं रहे हैं। हमने आपको व्याख्या में बताया था कि अरुण का मतलब लालिमा से होता है और ये वैसी लालिमा है जब सूर्योदय हो रहा होता है। यहां पर ये कह रहे हैं कि इनके पत्नी के चेहरे की जो लालिमा थी, जो सुंदर सुंदर उनके चेहरे पर लालिमा दिख रही थी, उसकी लालिमा से सूर्योदय का दृश्य बनता था। इसका मतलब समझ रहे हैं, इतनी अतिशयोक्ति है ये, कितना ज्यादा अपनी पत्नी की याद में डूबे हुए हैं। वही वाली बातें हैं कि ये देखिए मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया। मतलब समझ रहे हैं आप, अपने प्रेयसी के सौंदर्य का इतना बखान एक सच्चा प्रेमी ही कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। इतना लगाव था कवि महोदय का अपने प्रेयसी के साथ, ठीक। क्या कुछ इसका भाव है देख लेते हैं, ठीक है ना। भाव है कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आत्मकथ्य कविता से अवतरित हैं। ये वाली लाइन मैंने आपको बताया ना, जिससे ये लगे कि सामने वाले को कि आप पढ़े लिखे हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई की है। ये वाली लाइन यदि आप लिख देते हैं तो ठीक है ना, अन्यथा आप फ्री हैं। यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों में जीवन के सुखद क्षणों की अभिव्यक्ति की है। यही सुखद क्षण उसके जीवन का सहारा है। कवि अपनी प्रेयसी, प्रेयसी का मतलब प्रेमिका होता है, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रेयसी प्रेयसी बोल रहा हूं और उनकी प्रेमिका कोई और नहीं थी, उनकी प्रेमिका उनकी पत्नी ही थी, ठीक है ना। अलग अर्थ में इसका अर्थ न लीजिएगा आप, ठीक है। तो अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उसकी प्रेयसी इतनी सुंदर थी कि उसके कपोल अर्थात गाल इतने लाल सुंदर और मनोहर थे कि प्रातःकालीन सुबह भी अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए लालिमा इन्हीं गालों से लिया करती थी। इतना डूबा हुआ प्रेमी शायद ही मिले ना। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि उनकी पत्नी के लाल लाल गाल सूर्य की लालिमा से भी बढ़ करके सुंदर थे। सौंदर्य बताने के लिए कवि महोदय ने यहाँ ऐसा प्रयोग किया है। बाकी प्रेमी अपनी प्रेमिका के बारे में तो बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करता ही है ना। राई को पर्वत बनाने की कला उसी में होती है, ठीक है ना। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। एनसीईआरटी भी मुझे लगता है कि उन्हीं पलों के बारे में ज्यादा जानने के लिए उत्सुक है जिन पलों को कवि छिपाना चाहते हैं ना। जितने प्रश्न हैं देखिए आप, चौथा जो प्रश्न है आपका देख रहे हैं ना, यहाँ पर तो सौंदर्य का बखान और सुख की स्मृति की बातें, इसके साथ साथ और उनका सुख क्या था, पत्नी के साथ बिताए हुए पल,
और यहाँ भी देख रहे हैं ना, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब देख रहे हैं, मतलब यहाँ कवि, ये उस समय की पंक्तियां हैं जब कवि अपने प्रेयसी, अपनी प्रेमिका के याद में कह रहा होता है कि क्या मैं उस समय की बातें लिख दूं जो मैंने अपने पत्नी के साथ बिताए हुए थे, जो कि मेरे लिए सुखद के क्षण थे। वही वाली बात है, देखिए क्या है, मधुर चांदनी रातों की। इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि अपनी पत्नी के साथ बिताए गए मधुर पलों का जिक्र करते हुए कहता है कि चांदनी रातों में उन्होंने अपनी प्रेयसी के साथ एकांत में खिलखिलाकर हंसते हुए, उससे प्यार भरी मीठी बातें करते हुए जो समय बिताया था। यहाँ पर ये जब आप कविता पढ़ रहे थे तो उस समय कवि क्वेश्चन पूछ रहा था, प्रश्न पूछ रहा था, क्या चाहते हो, क्या ऐसा लिख दूं, क्या मैं उन निजी पलों को लिख दूं या मैं उन चांदनी रातों की बात को लिख दूं जो मैंने अपने प्रेमिका के साथ बिताए हैं। आगे है उसी में, वे सुख के क्षण उज्जवल गाथा की तरह ही पवित्र हैं, जो उसके लिए अब अपने अकेलेपन के जीवन को व्यतीत करने का एकमात्र सहारा बनकर रह गए हैं। वही मधुर स्मृतियां ही तो अब उनके जीवन जीने का एकमात्र सहारा हैं। उन निजी क्षणों का वर्णन वे सबके सामने कैसे कर सकते हैं? उन आनंद भरे पलों की बातों को वे दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। ठीक है, कोई क्यों बताएगा ना कि उसने कैसे कैसे पल बिताए हैं। ठीक, तो क्या कहना चाह रहे थे? इसके माध्यम से कवि का कहना यह है कि मैं अपने निजी क्षणों को, जिनको मैंने उज्जवल गाथा की तरह सहेज करके रखा है, उसको मैं दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखी। ये तो आपने पढ़ाई करते समय ही जब आपने व्याख्या पढ़ी, जो मैंने आपको काव्य सौंदर्य बताया, काव्य सौंदर्य में जो शिल्प सौंदर्य बताया, उन तीनों पार्ट्स में आपने जो शिल्प सौंदर्य पढ़ा, कुछ भी यहाँ लिखेंगे उन तीनों में से सही माना जाएगा। ठीक है, क्या है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या है? कविता में हिंदी भाषा की खड़ी बोली का उपयोग हुआ है। ठीक, अपने मनोभावों को व्यक्त कर उसमें सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित, सुंदर एवं नवीन बिंबों का प्रयोग किया है। नवीन बिंब क्या क्या है देख लेते हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, ये बिंब है यहाँ पर। ठीक, ये दृश्य बिंब होगा। सूर्योदय की जो लालिमा है, सूर्योदय की लालिमा उसके पत्नी के लाल लाल गालों से आते थे, ये दृश्य बिंब है। ठीक है ना, और ये एक प्रेमी अपने प्रेमिका की याद में कितना अच्छा वर्णन कर सकता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण भी है ये लाइन। प्रस्तुत कविता में कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया है, मानवीकरण शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक, ये सब बातें हम आपको शिल्प सौंदर्य में बताए हैं। ठीक है, थोड़ा सा साइड होता हूं जिससे आप इसको नोट कर लें। और ये अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। क्या क्या? खिल खिलाकर आते आते पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अरुण कपोलों में रूपक अलंकार, देख रहे हैं ना। इसके बाद मेरी मौन में अनुप्रास अलंकार। ठीक, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? ये वाला जो प्रश्न है, देखिए, उसने पहली बात तो ये जान लीजिए कि केवल एक ही सुख का अनुभव किया था, वो अपने प्रेमिका के साथ बिताए हुए पल थे, और उसके पास कोई सुख नहीं था। तो यहां पर कह रहे हैं जो सुख का स्वप्न देखा था, तो सुख का स्वप्न कैसा देखा था कि केवल और केवल पढ़ लेते हैं, इसलिए क्योंकि प्रेमिका के साथ जो बिताए गए पल हैं, उनमें जो सुख की अनुभूति हो, केवल वो कवि महोदय ही जान सकते हैं। हम तो केवल कल्पना मात्र से लिख सकते हैं ना। तो आइए कल्पना करके ही लिखें कुछ यहाँ पर। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कवि ने अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि का कहना है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते आते मुस्कुरा कर चली गई। कवि का कहना है कि जो सपने उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिल करके देखे थे वो तो उसे कभी प्राप्त नहीं हुए। उसने जिस सुख की कल्पना भी की थी वह उसे
कभी प्राप्त हुआ ही ना, और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय नहीं रहता, वह तो किसी स्वप्न की भांति बहुत जल्दी गायब हो जाता है। ठीक, ये इसका उत्तर पूरा हुआ। ठीक है ना। और इतने प्रश्न थे आपके। थोड़ा सा एक बार मैं सभी प्रश्नों की जो स्लाइड है उत्तर के साथ पीछे करता हूं, आप उसको नोट करते हुए चलिए। उम्मीद करता हूं पाठ के जो अब प्रश्न उत्तर हैं आपको समझ में आ गए होंगे और आप इसको नोट कर लेंगे। इसके साथ साथ आपको एक बात और बताते चले कि जो आपके पाठ के ये पीछे के प्रश्न हैं ये पर्याप्त नहीं होते हैं। थोड़े से प्रश्न आपके लिए वे भी बनते हैं जो पाठ के बीच से पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के जल्दी ही उपस्थित होऊंगा। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में और प्रश्नों की एक नई श्रृंखला लेकर के। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार इसको आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।